आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड में ही निवेश क्यों करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों को इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को सामान्य शब्दों में महंगाई कहते हैं। वही महंगाई जिसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक निश्चित समय अवधि में खाने के सामान, कपड़े, फ्यूल, सर्विसेज, अन्य चीज़ों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 साल पहले 1 केजी चावल खरीदने के लिए हमको 10 से 12 रुपया देना पड़ता था और आज के समय में 1 केजी चावल जो कि मिडिल क्लास के आदमी खाता है उसके लिए 30 से 32 रुपया जो कि पे करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 20 रुपये का अंतर आ गया 10 साल में, इसी को इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम से कम जो ये इन्फ्लेशन जो है इसको तो कम से कम पीछे छोड़ना चाहिए ही, तभी हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अच्छा हम उसको कह सकते हैं। तो अब ये जो है आपके ऊपर है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि वो जो मार्केट का जो इन्फ्लेशन जो है, जो कि महंगाई जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे बीट करेगा, उसको कैसे पीछे छोड़ेगा। अब इसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका कि जो है बड़ा बड़ा बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां जो है उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो हमारा जो है बचपन से ही ये माइंडसेट होता है कि जब भी हमको इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया अगर मन में आता है या हमारे पास कुछ पैसा जो कि बच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम LIC का पॉलिसी ले लेते हैं, या अगर उससे भी नहीं हुआ तो बैंक में जाकर अपना पैसा को FD कर देते हैं। और अगर आपने LIC का पॉलिसी लिया है तो आपको पता ही होगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम है और आगे आने वाले समय में और क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्योंकि मिडिल क्लास के आदमी के पास कुछ हो चाहे नहीं हो, उसके पास एक LIC का पॉलिसी ज़रूर होता है। और अगर FD कर दिया तो FD करने के बाद फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा पैसा 10 साल में दुगना हो जाएगा। और जिस समय हम वह पैसा जो कि लिमिटेड पीरियड पूरा होने के बाद हम बैंक के पास लेने जाते हैं, तो हम ये सोच कर गए थे कि मान लीजिए हम 1,40,000 रुपया हम बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट किए थे और हमको जो है वो दुगना पैसा जो कि मिलना था, और उस लिमिट पीरियड के बाद उसमें हमको 2,80,000 रुपया जो कि मिलना था। लेकिन जब जो मेरा पैसा जो है अकाउंट में आता है तो वह 2,56,000 रुपया ही आता है। तो आप सोचेंगे कि हमको तो दुगना मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है, तो 2,56,000 रुपया। तो अब जो 24,000 रुपया है वो गया कहाँ? तो वह 24,000 रुपया का आपको TDS इनकम टैक्स जो कि कट गया है। और अब अगर वह पैसा आपको चाहिए तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और तब वह पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के समय में ज़्यादातर आदमी ऐसा सोचता है कि कौन रिटर्न फाइल करे, चलो छोड़ो, जितना मिल गया सो मिल गया, उसी में संतोष कर लेता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा प्लान होता है घर बनाने का, और घर बनाने के लिए जो पैसा का व्यवस्था कर लेते हैं
और उसके बाद उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि सेविंग अकाउंट में रहेगा तो अच्छा रहेगा, जब मन करेगा तब हम उसको ले सकते हैं और उसको घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह जो कि ज़्यादा पैसा जो होगा जब हम उसको घर बनाने के लिए रखे हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो कुछ जो कि परेशानियां जो कि हमारे जीवन में आते रहता है। तो क्या होता है कि हमारा जो कुछ फैमिली का प्रॉब्लम हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो मन में यह हो जाता है कि अभी इस महीने घर बनाने का शुरुआत नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ में ही शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वह नेक्स्ट मंथ में भी शुरू नहीं हो पाया, और इसी तरह से 1 साल 2 साल तक वह जो कि ज़्यादा पैसा है वह सेविंग अकाउंट में ही रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि वह जो ज़्यादा पैसा है जो कि सेविंग अकाउंट में है उस पर आपको क्या मिल रहा है, मात्र 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपका पैसा जो बैंक में है वह बैंक वाला उस पैसे से कितना कमा रहा है वो आप सोच नहीं सकते हैं। और अभी इस वीडियो में हम उसका प्रूफ आपको दिखाएंगे कि बैंक सब जो है वो हमारे पैसा जो कि उसके पास पड़ा रहता है आखिर में उसका वो करता क्या है। तो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका जो सेविंग अकाउंट जो होता है वो ज़्यादातर इसी बैंक में होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट जो कि होता है। अगर आप इसी बैंक में अगर एफडी करते हैं तो जो पैसा, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपये का अगर एफडी किए हैं तो उस एफडी में आपका पैसा जो कि दुगना होने में आपको मिनिमम 9 से 10 साल जो कि कम से कम लग जाएगा। और अगर आप उसी पैसे को अगर उसी बैंक का, जैसे कि आप एसबीआई में एफडी किए हैं तो एसबीआई में एफडी ना करके आप जो है उसी पैसे को इसी बैंक का अगर आप शेयर आप खरीद लेते हैं, जैसे कि आप 1 लाख रुपया आप एफडी करना है तो आप 1 लाख रुपये का यहाँ पर जो है आप शेयर अगर खरीदते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 साल में ये जो है 125% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर जो है आप इस बैंक का जो है 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपये का जो है आप इस शेयर में अगर लगाते तो आपका 125% जो कि आपका पैसा बढ़ जाता, और वो भी मात्र 5 साल में ही बढ़ता। और अगर जो है आप एफडी किए हैं तो आपको जो है वही पैसा जो है दुगना होगा, वो 10 साल 9 साल 10 साल में दुगना होगा। अब जो है अगर आप जो है पैसे को जो है अगर एफडी करते हैं बैंक में तो वो पैसा तो बैंक के पास चला जाता है। तो फिर जो बैंक जो है उस एफडी वाले पैसे को आखिर में करता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि तो बैंक जो है वो एफडी जो आप इस बैंक में किए हैं अगर, तो वो अपना जो पैसा जो कि एफडी में आप इस बैंक के पास जमा किए वो किया क्या, तो ये देखिए ये जो है बैंक जो है एफडी वाला पैसा जो है अपना वो अलग अलग जो भी बैंक सब जो है उसमें वो उसको इन्वेस्ट करेगा। तो अभी आप देख पाएंगे कि ये एचडीएफसी बैंक का जो है शेयर है, और इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें ये देखिए एसबीआई निफ्टी 50 ETF जो कि ये एचडीएफसी बैंक में इसका जो होल्डिंग है वो अभी के समय में 5.40% का, और एलआईसी का जो है होल्डिंग जो है आप देख पाएंगे कि जो है वो कितना है, वो 4.89%। तो जो भी आप एलआईसी के पास पॉलिसी वगैरह लिए हैं और उससे जो पैसा जो होता है वो पैसा को फिर से एलआईसी जो है वो घूम फिर करके वो आ जाता है फिर से स्टॉक में ही। और एक ही उदाहरण नहीं है, आप जो है ये देखिए जो नेक्स्ट जो बैंक है आपका
वो आईसीआईसी बैंक है। और इसमें भी आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो है आपको एलआईसी का जो है ये जो होल्डिंग जो है इसमें कितना है 7.62%, जो कि ये आईसीआईसी बैंक में एलआईसी का होल्डिंग है। और अगर एसबीआई का अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का कितना होल्डिंग है आईसीआईसी में, वो 7.28%। तो ये बैंक वाला जो है वो वही करता है जो कि एफडी का जो पैसा है, जो एलआईसी वाला जो है, जो इंश्योरेंस का जो पैसा है, वो सबको जो है वो घूम फिर करके वो पैसा जो है वो आ जाता है फिर से मार्केट में ही। अब देखिए ये कोटक महिंद्रा का जो है और इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो आप देख पाएंगे, इसमें भी आप देख लीजिए कि जो है ये एलआईसी का जो है कितना होल्डिंग है इसमें, वो 6.20%। और एसबीआई म्यूचुअल फंड कितना है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड 3.82%। और अगर एक्सिस बैंक का जो है अगर होल्डिंग देखें इसमें तो वो 1.05%। तो ये सभी बैंक सब जो है वो अपना जो भी एफडी से पैसा आता है या जो एलआईसी जो है उसका जो भी इंश्योरेंस से पैसा आता है वो सभी को फिर से जो है वो शेयर में, इक्विटी में ही निवेश वो करता है। तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट जो है हम अपने से एनालाइज करें, अपने से चेक करें अच्छा कंपनियां जो है जो कि मार्केट में भरा पड़ा है, और उसमें हम डायरेक्ट जो है जा कर के अपने से अगर हम निवेश करते हैं तो हमको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट जो कि मिल सकता है। तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग को जो है थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है दिमाग जो कि लगाना पड़ेगा, तब हमारा जो कि थोड़ा मानी जो भी पैसा जो कि हमको सेविंग होता है और वो जो है अच्छा रिटर्न जो कि दे पाएगा। हमें आखिर में करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें अपना जो सेविंग अकाउंट है उसमें एक ऑटो स्विप का फैसिलिटी होता है, उसको तो निश्चित रूप से शुरू करवा लेना चाहिए, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बैंक में जा कर के जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपके अकाउंट में उसे चालू कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपके अकाउंट में 35,000 रुपया से ज़्यादा अमाउंट होगा तो आपको उस पैसे पर फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इससे जब आपके सेविंग अकाउंट में न चाहते हुए भी ज़्यादा पैसा अगर रहेगा तो कम से कम फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जो कि 6 से 7% तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। अगर आपको शेयर बाज़ार में रुचि नहीं है या आपके पास समय नहीं है कि आप शेयर बाज़ार को सीख सके और आपके पास ज़्यादा पैसा है और उसका आपको लंबे समय के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भी म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न का जो परसेंटेज है जो कि काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं वह सब मार्केट का अच्छा नॉलेज रखते हैं और वह मार्केट में उस पैसे को समय के अनुसार मैनेज करते हैं और अच्छा रिटर्न जो कि प्राप्त होता है। तो आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में रुचि रखते हैं और आपके पास समय भी है कि आप शेयर बाज़ार का जो भी कंपनियां हैं उसको एनालाइज कर सके और उस पर नज़र बनाए रख सके, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न का संभावना बढ़ जाता है और उसके साथ साथ कंपाउंडिंग, बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट का भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को
फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक के विषय में आपको इस चैनल से जानकारी मिलते रहेगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी होगा और इजीली आप कोई भी डिसीजन जो है जो कि शेयर बाज़ार से रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।